नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। शुक्रवार को दो खबरें बड़ी तेज गति से चली। एक, पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री भी हैं, इशाक डार, उनका एक बयान आया। वो और ख्वाजा आसिफ, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दोनों, और वैसे तो वहां के प्रधानमंत्री भी, शहबाज शरीफ, माशाअल्लाह ही हैं। तीनों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि आपको कपिल शर्मा का शो देखने की जरूरत नहीं है, आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। और इनके झूठ अब दुनिया भर में हास परिहास का जरिया बन रहे हैं। इशाक डार ने कहा कि साहब, ये जो मौजूदा सीज फायर है, ये 18 मई तक है। अब कोई उनसे पूछे कि 18 मई तक का सीज फायर किसने तय किया है? ये तो ठीक है कि 10 मई को पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके और सीज फायर करने की गुहार लगाई थी। फिर उसको, चूंकि 14 मई को अगली बैठक होनी थी, 12 मई को होनी थी, तो 12 मई तक माना गया कि सीज फायर रहेगा। फिर ये 14 मई हुआ, और 14 मई के बाद जब 14 मई को बातचीत हुई और कुछ मुद्दे तय हुए, उसके बाद तय हुआ कि भाई 18 मई को फिर से डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी, और उसमें जो भी मुद्दे हैं उन पर जरा सीरियसली बातचीत होगी। तो इसलिए वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 18 मई तक ये सीज फायर है। तो 18 मई के बाद क्या भारत के हाथ फिर से खुले? आप समझ रहे हैं कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। ऐसी ऐसी बातें वहां से हो रही हैं जिनको सुनकर के आप केवल हंस सकते हैं। और रही सही कसर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार पूरी कर दी है। उन्होंने भी ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो उठाए जाएं न धरे जाएं। और बाद में जो हमेशा होता है, थूक करके चाटना। पहले कहा कि साहब, रात भर अमेरिका का शासन प्रशासन उनका लगा रहा दोनों देशों को मनाने में, और दोनों तैयार हो गए परमानेंट सीज फायर के लिए। उसके बाद एक और बयान दाग दिया। वो कहा कि मैंने ट्रेड रोकने की धमकी दी थी दोनों देशों को, इसलिए वो मेरी धमकी में आ गए और सीज फायर के लिए तैयार हो गए। फिर कहा कि कश्मीर की मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। तीनों बयानों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया कि ना डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मीडिएटरशिप की है, ना उनके कहने से सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आया, हमने उस पर विचार किया, और हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया कि शाम को 5 बजे से सीज फायर होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा वॉशिंगटन पहुंचा था, वहां गिड़गिड़ाया था कि हमारी जान बचवाइए, और फिर पाकिस्तान ने ही डोनाल्ड ट्रंप के शासन प्रशासन को यह जानकारी दी थी कि साहब भारत तैयार हो गया है, तो उनको लगा कि भाई यूक्रेन और रूस का युद्ध में नहीं रुकवा पाया, मैं गाजा में भी मेरी धमकियां नहीं चली, वहां भी हमास उनकी धमकियों में नहीं आए, इसराइल के जो बाकी के बंधक हैं उनको रिहा नहीं किया। अब ये मौका है, चलो पाकिस्तान की तरफ से ही अगर ये सूचना मिल रही है कि भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गया, तो क्यों ना इसका श्रेय लिया जाए। और जब यह घोषणा होने वाली थी, उसके 15-20 मिनट पहले उन्होंने ट्रुथ, जो सोशल मीडिया मंच है, उस पर यह ऐलान कर दिया कि दोनों देश जो है हमारे समझाने पर सहमत हो गए हैं और सीज फायर कर रहे हैं। इससे हमारे यहाँ भी एक
कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और विपक्ष के हाथ में एक हथियार मिल गया और उन्होंने मोदी सरकार को दबाव में लेने के लिए, बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू किया कि साहब ये सीज फायर तो अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में किया गया है और चूंकि ट्रेड बंद कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए दोनों देश मेरी धमकी में आ गए और सीज फायर कर दिया, तो विपक्ष के हाथ में ये एक अतिरिक्त हथियार लग गया। उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब मोदी सरकार के लिए क्या व्यापार अहम है, राष्ट्र हितों से ऊपर व्यापार हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको सुनवाता हूं, इससे जरा समझने में आसानी होगी। हमारे घर के भीतर भी जिनमें हड़कंप मचा हुआ है और घर के बाहर भी जो हड़कंप हमें दिखाई दे रहा है, बौखलाहट दिखाई दे रही है, और जिस तरह की बयानबाजी इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, उप प्रधानमंत्री ने, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, इन सब ने जो बयानबाजी की है, ये क्यों की है? ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? इनसिक्योरिटी की इतनी फीलिंग क्यों है? क्योंकि 4 दिन में भारतीय सेनाओं ने जो किया है, जिसके बाद त्राहिमाम शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने और वो घुटनों पर आ गया था, क्योंकि जो लास्ट नाइट थी 9 और 10 मई की रात, वो तो कहर बन करके बरसी थी पाकिस्तान के ऊपर। उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे हमारी मिसाइलों ने और हमारे जंगी जहाजों ने, और उसको लगा था कि पहले 9 आतंकी ठिकाने, फिर लाहौर कराची के उनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम उनका, वो सब जाम कर दिया या तबाह कर दिया, और अब ये 11 एयरबेस, जिनमें से कई मिलिट्री वाले थे, उनको तबाह करना। तो उनको लगा कि इनके पास तो सारी सूचनाएं हैं और जहां इनके न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं, वहां तक दस्तक दे दी भारतीय मिसाइलों ने। तो इनको लगा कि ये तो 1-2 दिन अगर और चला तो हमें पूरी तरह तबाह कर देगा, हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो पाकिस्तान की शरण में, पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जरा वो सुन लेते हैं, फिर जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ये जो रेड लाइन, 3 रेड लाइन बताई प्रधानमंत्री ने, इसी की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। अटल जी के समय भी कारगिल जब हुआ था, भारतीय सेना को सीमा पार करने की अनुमति नहीं थी। ये न्यू नॉर्मल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, ये उड़ी के बाद शुरू हुआ। तब इस
सर्जिकल स्ट्राइक, फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, बालाकोट में 300 के आसपास आतंकवादियों को मार गिराया गया था, और अब इनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, लाहौर कराची के इनके रडार तबाह कर दिए, और इनका एयर डिफेंस सिस्टम पंगु साबित हुआ। और राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, जो भुज में थे शुक्रवार को, उन्होंने क्या कहा, और यही वजह है जो हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में। चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। हमारे तीनों सेना प्रमुखों ने अभी भी जो कॉम्बैट ड्रेस है वो अपने शरीर से उतारी नहीं है। जो उनकी अलग अलग सेनाओं के प्रमुखों की अपनी मूल ड्रेस है, अभी वो उसमें दिखाई दिए नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान को या उनके खैरख्वाह डोनाल्ड ट्रंप को या शी जिनपिंग को किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जरा सी गलती पाकिस्तान की तरफ से हुई नहीं, और इससे भी बड़ी पिटाई होगी इस बार, ये तय समझ लीजिए। और हड़कंप किस हद तक है, राजनाथ सिंह ने कई बातें की हैं, और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। उन्होंने अमेरिका और आईएमएफ का बिना नाम लिए ये कहा है कि ये जो आप कर्जा दे रहे हैं, ये आतंक की वित्तीय मदद करेगा, वित्त पोषण करेगा। आपको पुनर्विचार करना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ जो घोषित रूप से टेरर को संरक्षण देने वाला, पालने पोसने वाला देश है, उसको आप बड़ा भारी भरकम आईएमएफ से कर्जा दिलवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये खबर और भी चौंकाने वाली थी कि पाकिस्तान सरकार अजहर मसूद को, उनके परिवार को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने जा रही है, ताकि वो बर्बाद हुए अपने घर और ये मस्जिद वगैरह जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं हमारी मिसाइलों के अटैक से, इसको फिर से बनवा सकें। तो इससे भी पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार, दूसरा मुद्दा जो राजनाथ सिंह ने उठाया, उन्होंने कहा कि दुनिया सोचे, और जब वो दुनिया की बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया सोचे कि पाकिस्तान क्या सुरक्षित देश है, और ऐसे असुरक्षित देश के हाथों में क्या न्यूक्लियर एसेट्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए उनके पास। वो हथियार जब सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर ये जरा इस पर गौर करें कि वो उसके पास रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय एक निगरानी संस्था है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की क्यों ना खुद निगरानी करे, ना कि पाकिस्तान। ये 3-4 मुद्दे ऐसे उन्होंने उठाए हैं। दूसरी बात यह है कि जो 3 रेड लाइन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो किस किस के लिए है, केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए भी है, जो पूरी दुनिया का दरोगा बन करके घूम रहा है, और जिसको लगता है कि भारत ने कुछ ज्यादा ही कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर कर दी है, और इतना इशारा तो हमें भी नहीं किया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ने बताया था अमेरिका को कि हम 26 हिंदू परिवारों के
नौजवानों को और लोगों को मारने जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं बताया और आपको बता करके ये किया है तो आपने क्या भारत को शेयर किया? फिर भारत क्यों बताए अमेरिका को या किसी तीसरे देश को कि हम क्या उसको शिक्षा देने जा रहे हैं, क्या सबक देने जा रहे हैं और कौन-सी कड़ी सज़ा देने जा रहे हैं? भारत वो करेगा जो उसके जुड़ा हुआ है। दूसरे, ये जो रेड लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है, ये चीन के लिए भी है। क्योंकि चीन कभी कभी-कभार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वीटो का पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और आतंकवादियों की रक्षा सुरक्षा करता है, उनको बचाने का काम करता है। और पाकिस्तान के लिए तो ये है ही। पाकिस्तान को तो बता दिया गया है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों कहा था कि हमारा अगर सिंधु का पानी रोका गया तो हम उस बांध को उड़ा देंगे। तो भारत इंतजार कर रहा है कि ज़रा अपने विमान या मिसाइल या सेना को ज़रा भेज करके एक बार उसे उड़ा करके देखें। उसके बाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा उड़ जाएगा। दूसरे, ये रेड लाइन भारत के भीतर जो विपिन रावत साहब कहते थे आधा मोर्चा, ये रेड लाइन उनके लिए भी है जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं। ये महबूबा मुफ्ती के लिए भी है। ये राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जैसों के लिए भी है जो कह रहे थे कि सिंधु का पानी नहीं रोका जाना चाहिए। ये बंगाल में कलकत्ता में जो सिंधु जल नदी का पानी रोकने पर प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। दूसरी खबर जो शुक्रवार को तेज गति से फैली थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर कोई अहम बैठक बुलाई है। उसमें एनएसए अजित डोभाल भी थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। ये बैठक करीब 1 डेढ़ घंटे तक चली। अब लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि इसमें हुआ क्या? तो ऐसे लोगों के लिए जो मेरा आकलन है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है, ये भी बता दिया गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। और जिस दिन ये बैठक हुई उस दिन जम्मू कश्मीर से त्राल से एक खबर आई थी कि पिछले 48 घंटे में 6 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है, जिनमें से एक आतंकवादी पहलगाम के जेनोसाइड में नरसंहार में भी शामिल था। तो ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में कुछ नई घटना होती है या कराई जाती है तो उसकी तैयारियों के लिए संभवतः ये बैठक थी। दूसरे, एस जयशंकर साहब थे और एनएसए अजित डोभाल भी मीटिंग में थे। तो जो अलग-अलग देशों को 5-5, 6-6 सांसदों के डेलीगेशन जाने वाले हैं, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए अलग-अलग देशों को संभवतः उस पर भी डिस्कशन हुआ है। और कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो 18 मई के बाद, चूँकि आजकल वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो हारे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने 1971 का बदला ले लिया है भारत से। तो हारने के बाद भी जीत का जश्न मनाने वाला ये पूरी दुनिया में अकेला वाहिद मुल्क है जो इतना बेशर्म है, इतना ढीठ है। तो उसके बाद की स्थितियों परिस्थितियों पर भी इस मीटिंग में निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।